नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 26 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले आज वीर बाल दिवस है साथियों। वीर बाल दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। वीर बाल दिवस हमारे देश में मनाया जाता है हर साल 26 दिसंबर को। साथियों ये क्यों मनाया जाता है तो देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु 10वें गुरु जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र, इन 4 पुत्रों में 2 पुत्र साथियों, 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान के अवसर पर उनके स्मृति में साथियों वीर बाल दिवस मनाया जाता है हर साल 26 दिसंबर को। इसी अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति ने साथियों 26 दिसंबर के अवसर पर हमारे देश के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार के लिए चुना है, जिसमें से एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए। नाम है सौरभ कुमार। सौरभ कुमार सौरभ कुमार नाम का एक बच्चा है। यहाँ पर उम्र उसका लिखा गया 9 साल। 9 वर्षीय बच्चा है बिहार का। सौरभ कुमार बिहार का है साथियों। इसको भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। कुल देखिएगा, ये पुरस्कार का नाम पहले प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बाल प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में 2025 राष्ट्रपति प्रदान करेंगे। और साथियों इसके लिए 18 राज्यों के 20 बच्चों का चयन किया गया। 18 हमारे देश के राज्यों के 20 बच्चों का चयन किया गया। उसमें खास नाम है सौरभ कुमार, 9 वर्षीय बिहार। इस बच्चे ने साथियों, ये रियल इमेज इसका है। इस बच्चे ने अपने गांव में एक पोखरे या एक तालाब में डूब रही 3 बच्चियों का जान बचाया। अपने जान की परवाह न करते हुए इसने तालाब में डूब रही 3 बच्चियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके अकेले इसने तीनों बच्चियों का जान बचाया। इसी कारण से इसे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में 2025 के लिए चयनित किया गया। ऐसे 20 बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। अब पढ़ते हैं साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ा जाएगा आज का करंट। पहला प्रश्न कल पूछा गया था, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो उत्तर हमारा होगा हमारे देश की इसरो ने। अमेरिका की कंपनी ने इसको बनाया और इसरो इसको लॉन्च करेगा। भारत के महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया, जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में इनका निधन हुआ। छत्तीसगढ़ के थे और इनको साथियों इनको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा हमारा ऑप्शन सही था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का थीम 24 दिसंबर का थीम डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। बाकी 24 दिसंबर के जगह पे 15 मार्च और 15 मार्च की जगह पे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार नहीं, सेकेंड टाइम अमेंडमेंट किया गया था। पहली बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर जयंत विष्णु नार्लिकर। 24 लोगों का चयन हुआ है विज्ञान पुरस्कार के लिए, जिसमें विज्ञान रत्न जयंत नार्लिकर। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर था सी, मसालों का राजा इलायची को नहीं कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं। बाकी दुनिया का सबसे पुराना मसाला दालचीनी, सुनहरा मसाला हल्दी, मसालों का बगीचा केरल को, मसालों का राजा काली मिर्च और मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया? उत्तर ओमान देश ने प्लास्टिक पॉलीमर बहुलक का नोट जारी किया। सातवां प्रश्न, सेवेलियर डेल आर्डे डेस आर्टिस्ट एट डेस लेटरेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मलयालम भाषा के प्रकाशक पब्लिशर रवि डीसी को। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस पनडुब्बी का 4 दशकों तक सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया? हमारे देश का एक पनडुब्बी 1985 में जलावतरण किया गया, लॉन्च किया गया था। आईएनएस सिंधु घोष पनडुब्बी हमारे देश का, इसको अभी हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया।
आईएनएस सिंधु घोष महत्वपूर्ण हो जाता साथियों। आईएनएस सिंधु घोष पनडुब्बी को सेवानिवृत्त कर दिया गया। तो पनडुब्बी से प्रश्न हम करेंगे स्टैटिक जीके का, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पनडुब्बी वो होता है साथियों जो पानी में डूब करके चलता है। ये मान लीजिए समुद्र का सतह है, तो यहाँ पर रहता है यान, ये डूब करके और अंदर पानी के चलता है, इसको पनडुब्बी कहते हैं। जब ये साथियों डूबता है तो फिर थोड़े समय के बाद इसको ऊपर आकर के ऑक्सीजन लेना रहता है, श्वास लेना रहता है। इस पनडुब्बी को कहा जाता है डीजल पेट्रोल से संचालित या सामान्य पनडुब्बी, डीजल पेट्रोल संचालित सामान्य पनडुब्बी। और एक होता है नवीनतम परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी वो होता है जो एक बार डूबेगा तो फिर उसको बाहर बार बार सांस लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बार डूब करके जहां उसको जाना है टारगेट पर डायरेक्ट निकलेगा पानी में डूब करके, उसको कहते हैं परमाणु पनडुब्बी। तो पहली बार कौन सा पनडुब्बी आया होगा, तो जाहिर सी बात है परमाणु पनडुब्बी से पहले डीजल पेट्रोल पनडुब्बी आया था। तो हमारे देश में पहला पनडुब्बी प्रश्न पूछा जाए, पहला पनडुब्बी, तो दो प्रश्न बनेगा। एक तो हो जाएगा साथियों, एक तो हमारा हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा कि पनडुब्बी, खाली पनडुब्बी। तो पहला पनडुब्बी साथियों रूस देश से लीज पर लिया गया था पहला पनडुब्बी हमारा, इसका नाम है आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी हमारे देश का पहला पनडुब्बी था जो रूस देश से खरीदा गया था। फिर हमारे देश ने अपना स्वदेशी पनडुब्बी बनाया। स्वदेशी हमारे भारत का पहला पनडुब्बी था आईएनएस साल्की, पहला स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस साल्की। फिर दूसरी बात कि परमाणु पनडुब्बी के बारे में प्रश्न, तो परमाणु पनडुब्बी अगर देखा जाए तो पहला परमाणु पनडुब्बी भी रूस ने हमको दिया था जिसका नाम आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी था जो रूस से लीज पर लिया गया था। फिर स्वदेशी बना हमारे भारत में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, और इसी श्रेणी का है अरिदमन अरिघात। तो आईएनएस अरिहंत सचिव स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो उम्मीद है चारों को आप खूब अच्छे से याद करके दिमाग को बैठा रहेंगे, परीक्षा में बहुत गलत कर देते हैं लोग, इसको आप सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ, इसका नाम है, उत्तर हो जाएगा समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप नाम का, समुद्र प्रताप नाम का एक पोत है जिसकी क्वालिटी है, जिसका खासियत है कि यह प्रदूषण को नियंत्रण करेगा। इसका निर्माण पूर्व में हो गया था, निर्माण हो चुका था, निर्माण हो चुका था साथियों। ये सेना में शामिल हो रहा है, सेना में भी भारतीय तटरक्षक बल में, इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो रहा है। समुद्र प्रताप क्या है, पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसको पहले ही बना दिया गया था। कहने का मतलब हम लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा था। आईएनएस आईएनएस समुद्र प्रताप हमारे देश का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। और आईएनएस समुद्र प्रचेत यह दूसरा प्रदूषण नियंत्रण पोत है। एक को, पहले वाले को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया जा रहा है, इस नाते हम पढ़ रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, अगर बात की जाए कोस्ट गार्ड क्या होते हैं साथियों और नेवी क्या होती है, देखिएगा समुद्र में जो तटों की रक्षा करने के लिए फोर्स होता है उसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है। तो इन्हीं इंडियन कोस्ट गार्ड के यहाँ पर गोवा में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत को जलावतरण किया गया, सेना में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। अगर पूछा जाए दूसरा कौन सा, तो दूसरा प्रदूषण नियंत्रण पोत ये भी बन गया है, इसका नाम है समुद्र प्रचेत। परीक्षा में प्रश्न जरूर रहेगा यहाँ साथियों, प्रचेत, समुद्र प्रचेत, प्रचेत और प्रताप दोनों प्रदूषण नियंत्रण पोत, पहला और दूसरा। प्रचेत का मतलब क्या होता है, प्रचेत का मतलब होता है साथियों बुद्धिमान। प्रचेत, चेत मतलब होता है चेतना, और प्र मतलब होता है प्रमुखता, प्रबुद्ध, बुद्धिशील, बुद्धिमान को प्रचेत कहा जाता है। काम क्या होगा, प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार का प्रदूषण नियंत्रित करेगा। यहाँ पर, यहाँ हम बता रहे साथियों इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तटों पर रक्षा जो करती है वो कोस्ट गार्ड होती है, और जो समुद्र में रक्षा करती है और बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ेगी वो नेवी होती है, नेवी। यहाँ पर साथियों काम क्या करेगा प्रदूषण नियंत्रण पोत, तो जो समुद्र में प्रदूषण होता है खास करके जो तेलों का रिसाव समुद्र के सतहों पर होता है, जिसके कारण से जो जलीय जीव होते हैं वो श्वास लेने में उनको दिक्कत होता है, पानी में डूबे हुए ऑक्सीजन को, जल में डूबे हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करके जलीय जीव जीवित रहते हैं। तो अगर पानी के सरफेस पर कोई भी जहाज या टैंकर जा रहा था, आयात निर्यात हो रहा था, तो कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो समुद्र की सतह पर पूरा तेल गिर जाता है, जिसके कारण साथियों पानी प्रदूषित हो जाता है समुद्र का, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वह उचित नहीं होता है, समुद्री जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है और मरते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में। तो उसी को क्लीन करने के लिए, खास करके तेल को साफ करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस पोत को शुरू किया गया साथियों, जलावतरण किया गया है।
समुद्र प्रताप, दूसरा रहेगा समुद्र प्रचेत। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां जिला हांसी को घोषित किया? हांसी लिखा है, झांसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा में ह से हरियाणा, ह से हिसार, ह से हरियाणा, ह से हिसार, ह से हांसी। हांसी ने अपना हिस्सा मांग लिया हरियाणा से। मतलब हिसार एक जिला था, हिसार जिला था, और हरियाणा में 22 जिला था। अभी हिसार जिला से अलग होकर के एक नया जिला हांसी बन जा रहा है। इस प्रकार हांसी हरियाणा का 23वां जिला हो जाएगा। हांसी हरियाणा का 23वां जिला। इसकी घोषणा की नायब सिंह सैनी। ये कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। इन्होंने ही घोषणा की कि हरियाणा का 23वां जिला बनेगा हांसी। जिला से क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा यूपी से हैं, तो यूपी पर बात करेंगे साथियों। हम हमारे यूपी में 75 जिला है, लेकिन 76वां जिला 2025 में जनवरी के समय में हम लोगों ने पढ़ा था, कुंभ के समय में कुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी यूपी का 76वां जिला बनाया गया था। यूपी का अस्थायी जिला बना था और यूपी का 76वां जिला का दर्जा दिया गया था कुंभ मेला को, लेकिन ये अस्थायी था साथियों। वर्तमान में फिर 75 जिला हो गया हमारे यहाँ। फिर यूपी में 76वां जिला अभी डिक्लेयर किया गया है और अनुमति, इस पर सहमति नहीं हुई है साथियों, राज्य पत्र में प्रकाशित नहीं हुआ, कानून नहीं बना है। लेकिन 76वां जिला करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व में, उसी का रिवीजन है। अटल 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 नहीं साथियों, कल्याण सिंह नगर। अटल जी के नाम पे नहीं, अटल जी का भी जयंती बीता है 25 दिसंबर, सुशासन दिवस। ये कल्याण सिंह जी के नाम पर, कल्याण सिंह नगर हमारे यूपी का सबसे नवीनतम 76वां जिला बनेगा कल्याण सिंह नगर। ये किससे अलग होकर के बनेगा? अलीगढ़ से, अलीगढ़ से और बुलंदशहर। कुछ अलीगढ़ के तहसील और क्षेत्रों को लिया जाएगा, कुछ बुलंदशहर के तहसील और क्षेत्रों को लिया जाएगा, दोनों से मिला करके एक नया 76वां जिला उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह नगर बन सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? उत्तर होगा, शहर नहीं दिया गया साथियों, उत्तर हमारा रहेगा इटली का नेपल्स। इटली का नेपल्स वैश्विक खाद्य सिटी रैंकिंग 2025-26 में पहले स्थान पर रहा। और दूसरा जो था साथियों, दूसरा दूसरा इटली का ही शहर है, ये नेपल्स हो गया, और इटली का दूसरा मिलान हो गया, नेपल्स और मिलान। और सबसे खास हमारा पांचवा मुंबई रहा, पांचवें स्थान पर मुंबई रहा, पांचवें स्थान पर, फिफ्थ स्थान पर मुंबई रहा। क्या है? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26। ये खाने पीने वाले व्यंजनों के मामले में रैंकिंग है साथियों। तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में इटली का शहर नेपल्स प्रथम स्थान पर रहा। यहाँ पूछा शहर, तो शहर यहाँ पे ऑप्शन नेपल्स रहना चाहिए। देश पूछा गया तो देश तब इटली करते हैं। और हमारे मुंबई का जरूर याद रखिएगा, पांचवा स्थान पूरे दुनिया में खाद्य सामग्री में, यहाँ का बड़ा पाव और बहुत सारी चीज जो है फेमस है, उस लिहाज से पांचवा मुंबई है, पहला नेपल्स। अगला प्रश्न है, चक्रवात दितवाह के बाद भारत ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की राहत पैकेज का वादा किया? उत्तर होगा, उत्तर होगा 450 मिलियन डॉलर का। 450 मिलियन डॉलर का राहत पैकेज हमारे देश से भारत ने श्रीलंका को दिया है। आप देख रहे हैं तस्वीर, ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने श्रीलंका को 450 मिलियन डॉलर राहत पैकेज दिया, आर्थिक सहायता किया। किस लिए किया है? तो वहां पर साथियों चक्रवात आया था, देखिएगा चक्रवात से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, चक्रवात दितवाह, चक्रवात दितवाह एक आया था कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात दितवाह बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ एक साइक्लोन था, एक साइक्लोन था। इसने बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रों को प्रभावित किया था। श्रीलंका श्रीलंका म्यांमार आदि क्षेत्र इससे ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो साथियों इसके लिए फिर हमारे देश ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, पड़ोसी देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु दितवाह के बाद राहत सामग्री के लिए चलाया गया था। लेकिन साथियों अभी भारत ने देखा श्रीलंका बहुत ज्यादा समस्या में है, यहाँ पर लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, और कई विस्थापित विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा है, घर बार छोड़ना पड़ा है। विस्थापित हुए हैं लाखों लोग विस्थापित हुए, और कई सौ यानी सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सैकड़ों भवन जो है नष्ट हो गए हैं दितवाह तूफान के बाद। ये दितवाह तूफान का नामकरण यमन देश ने किया, जिसकी राजधानी सना है। यमन ने दितवाह तूफान का नामकरण किया,
और दितवा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अनूप होता है, अनूप या लैगून, जो झील का एक प्रकार है। समुद्री पानी से बने हुए झील को लैगून या अनूप कहते हैं और यमन की भाषा में उसको दितवा कहते हैं। तो यमन ने नामकरण किया दितवा। चक्रवात या तूफान का नामकरण साथियों 13 देश है दुनिया भर में, जो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित 13 देश है, उन्हीं देशों द्वारा क्रमशः जो भी चक्रवात तूफान आता है उसका नामकरण किया जाता है। तो दितवाह का नामकरण यमन ने किया, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। अभी श्रीलंका को $450 मिलियन की राहत पैकेज आर्थिक सहायता हमारे भारत ने दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुबनश्री लोअर प्रोजेक्ट यूनिट 2 की शुरुआत की गई, यह किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो उत्तर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। हमारे देश में एक नया एनएचपीसी ने, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी जो जल विद्युत उत्पादन करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जल विद्युत उत्पादन करती है, जल पानी से बिजली पैदा करने वाली एनएचपीसी है, उसी ने सुबनश्री लोअर प्रोजेक्ट यूनिट 2 का शुरुआत किया अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा में। तो अगर साथियों देखेंगे हमारे भारत का मैप, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनश्री, सुबनश्री, मानस, तिस्ता, दिहांग, कामेंग, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो उसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में से एक है सुबनश्री। इस सुबनश्री नदी पर, सुबनश्री नदी के पानी को रोक करके डैम बनाया गया और ये डैम बिजली पैदा करने के लिए बनाया गया, जिसका नाम है सुबनश्री लोअर प्रोजेक्ट। ये पहले से था साथियों, यूनिट 1 यूनिट 2 की शुरुआत कर दी गई है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं हाइड्रो पावर पर साथियों। हाइड्रो पावर ऐसे ही नदी के पानी को रोक करके और उस पर डैम बनाया जाता है और डैम के वजह से पानी में फोर्स आता है और यहाँ पर टरबाइन लगा रहता है, नीचे टरबाइन लगेगा, इस फोर्स से टरबाइन राउंड होगा और राउंड होकर के जाके बिजली पैदा होगा और ये बिजली जो है साथियों, ये बिजली जाके जनरेटर में एकत्र होगा और फिर यहाँ से यह विद्युत खंभों में जाएगा और विद्युत घरों में जाएगा और फिर सप्लाई हो जाएगा नगर, शहर और गांव को। ये प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया, अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन किसने किया? पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। यह पुस्तक लिखा गया है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, नाम है इनका साथियों वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसी पुस्तक का विमोचन किया हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन साहब। एक बड़ा मजेदार बात साथियों, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति भी राधाकृष्णन थे, वर्तमान में भी उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन है। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, अभी सीपी राधाकृष्णन है। तो सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट जो है, इन्होंने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है। और ये पुस्तक को लिखा किसने? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। किसके ऊपर लिखा गया सनातन संस्कृति का अटल दृष्टि? तो अटल नाम आ रहा है उसमें, आप समझ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है। तो उत्तर हमारा देखिएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति ने इसका विमोचन किया। अगला प्रश्न है, 8वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस अधिवक्ता को प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पुरस्कार से क्वेश्चन है, अवार्ड से क्वेश्चन है, सम्मान से क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं शुभम अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय जिसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है हिंदी में, उसके एक अधिवक्ता है, तस्वीर सामने आप देख रहे हैं, उनका नाम है शुभम अवस्थी। इन्होंने साथियों हमारे देश में बहुत सारा समाज कार्य किया और इन्होंने पीआईएल के मामले में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको पीएन भगवती ने लाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज 1985-86 में पीएन भगवती, उन्होंने पीआईएल का विचार लाया था, पीआईएल को देश में लागू किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जो व्यक्ति अगर न्याय पाने के लिए, न्याय की पहुंच उस तक नहीं हो पाती है, तो कोई थर्ड पर्सन उस व्यक्ति के लिए, न्याय पाने के लिए उस व्यक्ति को और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करेगा, उस व्यक्ति को न्यायपालिका तक पहुंचाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है पीआईएल। तो पीआईएल के पैरोकार और हमारे देश के एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभम अवस्थी जी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये था साथियों आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी गर्व श्री जीएस अपने चैनल पर अपलोड हो रहा है, उसे देखिए और डेली करंट अफेयर पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।